अमेरिका रणभूमि तक आकर ललकारने लगा है तो रूस ने यूरोप के पास परमाणु पनडुब्बी को रवाना कर दिया। तो क्या पुतिन ने परमाणु युद्ध का ऐलान कर दिया है? अब दुनिया एक और विश्व युद्ध में झोंकी जाएगी। यूक्रेन में बम बारूद थम नहीं रहा। महीने भर बाद भी यूक्रेन के शहर रूसी हमलों से थर्रा रहे हैं। इमारतें खंडहर हो रही हैं। मौत हर तरफ मंडरा रही है। खतरा विश्व युद्ध का है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी युद्ध भूमि में उतर चुके हैं। यूक्रेन से सटे पोलैंड से रूस को ललकार रहे हैं। नतीजा भुगतने की धमकी दे रहे हैं। एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। तो रूस भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक रवाना कर दिया है। ये पनडुब्बियां एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चलती हैं। पनडुब्बियों का नॉर्थ अटलांटिक में मंडराना किसी धमकी से कम नहीं है। ये पूरे यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान है। पूरा यूरोप रूसी पनडुब्बियों की जद में है। सवाल ये है कि रूस का ये तेवर सिर्फ चेतावनी है या फिर नाटो के खिलाफ ऐलान जंग। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। 2014 के क्रीमिया युद्ध में भी रूस ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक में घुमाया था। रूस के इस एक्शन को जंग से ज्यादा दुनिया को युद्ध से दूर रखने के प्लान की तरह देखा गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बार भी ऐसा ही है या फिर सीधी धमकी है। रूस बार बार न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे रहा है। यूएन में भी रूस साफ कर चुका है कि नाटो ने उकसाया तो रूस को एटमी हथियार के इस्तेमाल का अधिकार होगा। बाइडेन के पोलैंड दौरे से अमेरिका एक्शन में है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। यहाँ तक कहा कि अगर वो यूक्रेन में होंगे तो जानेंगे कि यूक्रेनी लोग कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। The world ain't going to be the same, not because of Ukraine, but I'm not going to be the same 10, 15 years from now in terms of our organizational structures. And the question is, who's going to prevail? Are democracies going to prevail and the values we share, or autocracy is going to prevail? And that's really what's at stake. So what you're doing is consequential, really consequential. We're in the midst of, and I don't want to sound too philosophic here, but you're in the midst of a fight between democracies and oligarchs. युद्ध भूमि के पास आकर बाइडेन रूस के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। अमेरिका का प्लान ए रूस की घेराबंदी है तो प्लान बी सीधा एक्शन। प्लान ए में यूक्रेन को सीधे हथियार सप्लाई करना, यूएन पीस फोर्स को यूक्रेन भेजना, रूस को दुनिया से अलग थलग करना, रूस को कंगाल बनाना शामिल है। तो प्लान बी में यूक्रेन को परमाणु कवच देना, सीधे जंग में उतरना, जल, थल और हवा से हमला करना ही नहीं, परमाणु जंग से भी पीछे नहीं हटना शामिल है। ऐसे में इन पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक ओशन में ले जाकर रूस न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे यूरोप को एक संदेश दे रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को यह संदेश दे रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में वो देश हस्तक्षेप न करे। जोखिम होगा उन सभी देशों के लिए। कैमरामैन ललित जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉर्सो, पोलैंड, आज तक।
तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बाइडेन अब यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री से बाइडेन की यह महत्वपूर्ण मुलाकात ऐसे वक्त पर जब रूस बार बार ये आक्रामक हो रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी ने भी यूक्रेन का सपोर्ट किया तो उसे भी नतीजा भुगतना पड़ेगा। इन सब के बीच विदेश और रक्षा मंत्री यूक्रेन के जो है वॉर्सो में उनसे मुलाकात करने वाले हैं बाइडेन। एक महीने तक नाटो तमाशबीन बना रहा, यूक्रेन में घुसकर रूस हमला करता रहा, शहरों को खंडहर बनाता रहा और नाटो बस दूर से देखता रहा। अब महीने भर बाद अमेरिका युद्ध भूमि तक पहुंच गया है, तो नाटो देश रूस की आंखें अब दिखाने शुरू कर रहे हैं। यूक्रेन को हर मदद देने का ऐलान भी अब कर रहा है। जंग के महीने भर बाद नाटो एक्शन में है। यूक्रेन के पास नाटो देश हुंकार भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। यूक्रेन को हथियार भेजने पर मुहर लग गई है। यूक्रेन को एंटी टैंक मिलेगा, घातक हथियार मिलेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होगा। जेलेंस्की की हर बात मानी जाएगी। यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के एक महीने बाद नाटो नेताओं ने आज ब्रसेल्स में मुलाकात की। हम रूसी आक्रमण से लड़ने और आत्मरक्षा के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए सैन्य मदद के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर पहली मिसाइल दागी। अब 31 दिन बाद बात परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। रूस नाटो को जंग से दूर रहने के लिए चेता रहा था, अब नाटो एक्शन पर उतर आया तो खतरा विश्व युद्ध का मंडराने लगा है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से एक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है। ये स्वाभाविक है और ये एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया अब बहुत तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा बोल रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वो अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि एक थोड़ी सी चूक हुई, कहीं से गलती से भी अगर कोई वेपन इधर उधर फायर कर जाता है या कहीं गलत इलाके में गिर जाता है तो ये युद्ध जो है किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका समेत दुनिया के 30 देशों ने एक्शन प्लान तैयार किया है। रूस की घेराबंदी जमीन से भी होगी, आसमान और समंदर से भी। रूस से सटे नाटो देशों में फौज का जमावड़ा बढ़ेगा। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नाटो देशों के सैनिक तैनात होंगे। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती होगी। रूस की परमाणु धमकी को देखते हुए नाटो देश बाल्टिक सागर से ब्लैक सी तक 8 जंगी बेड़े तैनात होंगे। इनमें परमाणु पनडुब्बियां भी होंगी। I expect leaders will agree to strengthen NATO's posture in all domains, with major increases to our forces in the eastern part of the alliance, on land, in the air, and at sea. The first step is the deployment of 4 new NATO battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia. युद्ध काल में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का नाटो हेडक्वार्टर्स आना, एक दिन में 3 इमरजेंसी बैठक में बैक टू बैक हिस्सा लेना रूस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रूस बॉर्डर पर नाटो सेना का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। अगर हालात बिगड़े तो आगे विश्व युद्ध ही है। पोलैंड के वार्सा से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। जंग के 31वें दिन भी यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं। मारियोपोल से लेकर चरनिहिव तक मिसाइल हमले हो रहे हैं। कई मोर्चे पर यूक्रेन भी डटा है। कीव में अब तक रूसी फौज की एंट्री नहीं हो पाई है।
इस शहर की तो जैसे त्रासदी नियति बन गई है। यूक्रेन की राजधानी होने की कीमत कीव को किस तरह चुकानी पड़ रही है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। 1 महीने की समय सीमा आगे निकल चुकी है। युद्ध के 31 दिन होने को हैं और हर दिन कीव के लिए तबाही की नई किस्त लेकर आ रहा है। कीव के आसपास है मिलिट्री एक्टिविटीज लगभग पूरी तरह से थम गई हैं। कोई हवाई हमला नहीं हुआ है पिछले 24 घंटे में। जो पिछले 3-4 दिन से बड़ा तोपखाने का हमला और रॉकेट्स का हमला हो रहा था, वो भी थम गया है। तो यहाँ बिल्कुल शांति प्रतीत हो रही है। आसपास सारी मिलिट्री एक्टिविटीज थम गई हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रूसी सेना यहाँ से चली गई है। रूसी सेना कीव के नॉर्थ और 3 डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अपना पूरा जो है साजो सामान के साथ बैठी हुई है, अपने मोर्चे बना रही है, डिफेंसेस तैयार कर रही है। इसके अलावा जो खबर आ रही है मिलिट्री एक्टिविटीज की, वो इस वक्त सिर्फ डोनबास और लुगांस्क प्रोविंस से आ रही है, जहां रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में 5-6 किलोमीटर का एरिया और कब्जे में लिया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को मटिया मेट कर दिया है। ध्वस्त हुई इमारतें, मलबे में तब्दील रिहायशी इलाके और स्वाह होती जिंदगी। मारियोपोल से तो जैसे पुतिन ने कोई जाति दुश्मनी निकाली हो। रूसी हमले का सबसे ज्यादा कहर मारियोपोल को ही भुगतना पड़ा है। ये मारियोपोल का वही आर्ट थिएटर है जिसे रूसी सेना ने धूल धूसरित कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि शेल्टर होम बने इस आर्ट थिएटर पर हुए हमले में करीब 300 लोगों को जान गंवानी पड़ गई। बर्दियांस्क के इस पोर्ट का हाल देखिए, जहां यूक्रेन की सेना ने सबसे ताजा हमला किया है। आग का बवंडर और धुएं का ये गुबार बता रहा है कि प्रहार कितना तगड़ा है। इकतीस दिन के युद्ध के बाद यूक्रेन की तबाही दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली है। लेकिन एक सच ये भी है कि रूस अभी भी वहीं खड़ा है जहां वो पहले दिन आगे बढ़ा था। कुछ शहर कब्जे में आते हैं, फिर हाथ से निकल जाते हैं। यूक्रेन अब भी इस युद्ध में दिलेरी से जमा हुआ है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 24 फरवरी को कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने मिसाइलों और हवाई हमलों की बौछार कर दी। कई शहरों की तरह भी कीव भी विनाश का गवाह रहा है। 24 फरवरी से पहले कीव में सब कुछ सामान्य था। लोग चैन सुकून की जिंदगी जी रहे थे, मगर एक रात में ही सब कुछ बदल गया। करीब 30 लाख लोगों के साथ यूक्रेन का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर, जो सत्ता का केंद्र होने के साथ ही शिक्षा, संस्कृति और उम्दा तकनीक की भी राजधानी था, उसे इल्म नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला होने वाला है। यूक्रेन की राजधानी और उसके बीचों बीच बना ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर कीव की आन बान और शान की कहानी कह रहा था। 24 फरवरी तक यहाँ जिंदगी गुलजार थी। ये एक हंसता खेलता शहर था, मगर 24 फरवरी की मनहूस रात इस हंसते खेलते शहर की तबाही का पैगाम लेकर आई। उधर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फरमान जारी किया और इधर कीव दहल उठा। सुबह होने से पहले कीव धमाकों से गूंज उठा और सुबह हुई तो मंजर बेहद खौफनाक था। शहर पर हो रही बमबारी रोंगटे खड़े कर रही थी। लोग न घरों में महफूज थे, न सड़कों पर। छत फाड़कर तबाही घरों तक घुस आई थी। रूसी बारूद ने अपार्टमेंट में हंसती खेलती जिंदगी बसर करने वालों को खून खून कर दिया। उनके अपने रातों रात इस खौफनाक हमले में बेमौत मारे जाएंगे, ये कीव के लोगों ने कभी नहीं सोचा था। इमारतें धू-धू कर जल रही थीं और लोग सर्दी और दहशत के मारे खुले आसमान के नीचे कांप रहे थे। उधर कीव पर चढ़ाई करने के लिए
बेलारूस बॉर्डर से रूसी फौज का काफिला बढ़ता चला आ रहा था। वो गुरुवार की ही सुबह थी जब सूरज निकलने से पहले रूसी सेना ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी, जिनके निशाने पर यूक्रेन के तमाम शहरों के साथ राजधानी कीव भी आई। रूस ने सबसे पहले कीव एयरपोर्ट को निशाना बनाया और उसे तहस नहस कर दिया। रूस ने रडार सिस्टम को तबाह किया ताकि यूक्रेन उसके हवाई हमलों पर पलटवार न कर सके। रूस ने दावा किया कि वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, मगर उसकी मिसाइलों ने किसी को नहीं बख्शा। उसने टीवी टावर पर हमला किया, कीव के करीब यहूदी मेमोरियल को भी तबाह किया और रिहायशी इमारतों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन इमारतों में न जाने कितने सपने देखे गए होंगे, कितने अरमान पले होंगे, मगर रूसी बमबारी ने इन इमारतों के साथ ही उन सपनों और अरमानों को भी नेस्त नाबूद कर दिया। रूस कीव पर कहर ढा रहा था तो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अब भी काम कर रहा था। लिहाजा यूक्रेन ने रूसी विमानों को ढेर करने में भी कामयाबी हासिल की। मगर कीव पर चढ़ाई करने के लिए रूस ने लंबी चौड़ी फौज रवाना कर दी थी, जो सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुई। रूसी फौज को कीव में दाखिल होने से रोकने के लिए यूक्रेन ने इरपिन और कीव को जोड़ने वाला ये पुल खुद ही ध्वस्त कर दिया। वहीं यूक्रेनी सैनिक रूसी फौज का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जैविक हथियारों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। रूस ने एक बार फिर से अमेरिका पर यूक्रेन में गुप्त रूप से जैविक हथियार विकसित करने का आरोप लगाया। रूसी संसद ने अमेरिका से इस पूरे मामले पर सफाई मांगी है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में जैविक हथियार भी गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ दोनों देशों के बीच जैविक हथियार के इस्तेमाल का खतरा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जैविक हथियार को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तकरार भी चरम पर है। रूस ने एक बार फिर अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार विकसित करने का गंभीर आरोप लगाया है, बल्कि रूसी संसद ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। Соединенные Штаты под грифом секретности в нарушение конвенции осуществляют биотехнологические разработки на территории других суверенных государств. И более того, осуществляют эти разработки. इतना ही नहीं, रूस ने अमेरिका से इस मुद्दे पर सफाई देने और दुनिया के सामने सच उजागर करने की भी मांग की है। हालांकि अमेरिका लगातार रूसी आरोपों को खारिज करता रहा है, बल्कि अमेरिका ने रूस पर ही रासायनिक और जैविक हथियार का इस्तेमाल करने के लिए बहाने ढूंढने का आरोप लगाया है। जबकि रूसी विदेश मंत्रालय पहले ही इस बात का दावा कर चुका है कि यूक्रेन की जैविक प्रयोगशाला में अमेरिकी पैसे से चल रही लैब्स घातक जीवाणुओं के गुप्त प्रसार का तंत्र बना रही थी। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच जैविक हथियारों का मुद्दा और इसके इस्तेमाल का खतरा भी गंभीर होता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।